वेलकम गोल अचीवर्स। तो पिछले वीडियो में जितने भी व्यूअर्स थे, जिन्होंने लाइक किया, जिनका फोन कॉल्स आया, उन सबको धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने शेयर किया, उनका भी धन्यवाद। तो आज जो है हम लोग जो टॉपिक करेंगे द वर्ल्ड मैप करेंगे, विश्व मानचित्र को समझेंगे। और इससे संबंधित कई सारे प्रश्न जो है हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या स्टेट पीसीएस हो, बीपीएससी या यूपीएससी के हो, सीडीएस के क्वेश्चंस हो, यूपी पीसीएस के हैं, एमपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं। तो वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन निश्चित रूप से होता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या स्टेट के सबऑर्डिनेट सर्विस के क्वेश्चन पेपर हो। हर जगह इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भूगोल से या ज्योग्राफी से संबंधित हैं। तो आइए देखते हैं कि विश्व भूगोल या विश्व मैप से, मानचित्र से कैसे सारे क्वेश्चंस हमें पूछा गया है। तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखकर आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हम उसको देखेंगे। उसके साथ में हम लोग विश्व के मानचित्र को समझेंगे और उससे संबंधित आने वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज द वर्ल्ड मैप, विश्व मानचित्र के बारे में। तो विश्व मानचित्र में सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो इस तरह कोई फ्लैट लैंड नहीं है। अर्थ जो है वो ना ऐसा फ्लैट होकर के वो बिल्कुल गोल है, ऐसा है। या ऐसे कहें, हम लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा है, पृथ्वी जो है संतरे के जैसा है। संतरे का आपने देखा होगा, संतरे में ये ऐसा दबा होता है और यहां भी साउथ की तरफ भी ऐसा दबा होता है। तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, जो अर्थ की जो इमेजिनरी लाइन है वो बटी हुई है 0 डिग्री इक्वेटर से, जिसको कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या साउदर्न हेमिस्फेयर दो भागों में बांटते हैं। साथ में जो प्राइम मेरिडियन है, जो अर्थ को उत्तरी हेमिस्फेयर और दक्षिणी हेमिस्फेयर के अलावा ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को बांटती है। इस तरह से अर्थ को 4 कोनों में बांटा गया है। और ये सब इमेजिनरी लाइन है, वास्तव में ऐसा कोई लाइन अर्थ पर नहीं है। ये सारे के सारे इमेजिनरी लाइन है और रेफरेंस के लिए है, हमारी सुविधा के लिए है, स्थान को निर्धारित करने के लिए है, चीजों को समझने के लिए। क्योंकि जो प्रकृति ने है, जो नेचर है, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। हमने अपनी सुविधा के अनुसार अर्थ को बांटने के लिए, अर्थ को समझने के लिए ये सारे रेफरेंस बिंदु लिया हुआ है। तो बाय नेचर जो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है, तो इस स्फेरिकल शेप को हमने 2 भागों में बांट दिया। तो जो लाइन, जो इमेजिनरी लाइन इस अर्थ को 2 भागों में बांट रही है, उसको हम लोग कह रहे हैं 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये कई तरह नाम हो गया, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये सब का मतलब एक ही है। फिर जो उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी हेमिस्फेयर में 23.5 डिग्री पे जो है हमारा है कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पे है हमारा मकर रेखा। तो मकर के बारे में हम लोग जानते हैं, मकर संक्रांति भी बनाते हैं। तो जो सन है वो मकर रेखा के आसपास आ जाता है। उसकी जो सनरेज है, सूर्य की जो रोशनी है, वो कहाँ आ जाती है? मकर पे आ जाती है, जो अभी कर्क रेखा की तरफ था झुका हुआ, जिसका झुकाव जो है, अर्थ का झुकाव जो कर्क रेखा की तरफ था, जैसे जैसे जनवरी की तरफ आएंगे हम, ये मकर रेखा की तरफ हो जाएगा। और ये मकर रेखा जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, जो अर्थ के सन के साथ इसका जो रेफरेंशियल डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। और इसी के बाद हमारा अंटार्कटिक जो है रेखा है, साउथ
और आर्कटिक रेखा है हमारा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर। तो ये जो कुछ भी हम ये स्फेरिकल शेप में देखते हैं वही जो है हम फ्लैट लैंड में मैप के रूप में देखते हैं। तो मैप जो है वो इस फ्लैट रूप में, मैप जो है हमें फ्लैट रूप में इसलिए दिखता है कि हम चीजों को फ्लैट रूप में 2 डायमेंशनल वे में अच्छे से दिखा सकते हैं। 2 डायमेंशनल वे क्या हुआ? तो 2 डायमेंशनल ये हुआ कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ये हो गया 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल क्या हो गया? तो 3 डायमेंशनल ये हो गया, ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई हो गई। तो ये हो गया लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। तो 3 डायमेंशनल जो फिगर है वो है हमारा ग्लोब, और 2 डायमेंशनल जो है वो है हमारा मानचित्र। मानचित्र, किसी भी प्रकार का मानचित्र जो है वो 2 डायमेंशनल है। मानचित्र भी 3-4 प्रकार के होते हैं। तो 3-4 प्रकारों में से क्या है? एक थीमेटिक मैप है, राजनीतिक मैप है, पॉलिटिकल मैप है। तो ये सारे जो हैं ये हमें बताता है कि मैप जो है 2 डायमेंशनल वे में चीजों को समझने के लिए, स्पेसिफिक वे में समझने के लिए, जैसे राजनीतिक मैप है तो वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिया हुआ है उसमें। थीमेटिक मैप है तो किसी पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन के बारे में या उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थीमेटिक मैप में बताया गया। फिजिकल मैप है तो उसमें फिजिकल बाउंड्रीज के बारे में बताया गया है। तो फिजिकल बाउंड्री जैसे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, खाइयां, नदियां, इसको दिखाने के लिए फिजिकल जो है, उन चीजों को दिखाने के लिए फिजिकल मैप का प्रयोग किया गया। तो इस प्रकार से ग्लोब और मैप ये दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। ग्लोब को हम उतने डिटेल में या सारी स्पेसिफिक चीजों को एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैप में हम उन्हीं सारी चीजों को दिखा सकते हैं। और अगर हमें उन चीजों को ज्यादा बड़े स्थान में जाना है और अलग अलग चीजों के साथ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ दिखाना है तो हमें निश्चित रूप से थीमेटिक मैप या अलग तरह के मैप को चुनना पड़ेगा या इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि वर्ल्ड मानचित्र की खास विशेषताएं क्या है। तो विश्व में 7 महादेश हैं। कितने हैं? 7 महादेश। तो सातों के सातों महादेश ऐसा नहीं है कि किसी एक स्ट्रक्चर का है, एक आकार या एक प्रकार का है। सब महादेश जो है, चूंकि पूरा जो है अर्थ जो है इस ग्लोब में, इस स्फेरिकल अर्थ में जितने भी प्लेट्स हैं, चाहे वो 7 प्लेट्स हैं, ठीक है, 7 बड़े प्लेट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से दूर होते जाते हैं और कभी कभी आपस में पास आते जाते हैं, ठीक है, जिससे कि संरचनात्मक, उसके बाद विनाशात्मक और जो है कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म जो है बाउंड्रीज बनती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा डिफरेंट तरह के, अलग अलग तरह के जो महादेश हैं उसका स्ट्रक्चर आज इस रूप में आया है, ठीक है। तो अगर हम सबसे उत्तर के रूप में देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। फिर हमें देखते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका कौन, इसको दक्षिण अमेरिका क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्वेटर से दक्षिण में है, विषुवत रेखा से दक्षिण में है, भूमध्य रेखा से दक्षिण में है, इसलिए ये दक्षिण अमेरिका। ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया यूरोप, और यहां पे हो गया हमारा इंग्लैंड जिसके गुलाम हम थे, ठीक है। कई चीजों में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, इंग्लैंड, और ये हो गया आयरलैंड, उसके बाद यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप हैं पूरी दुनिया में, ये 7 महाद्वीप हैं।
और इसके साथ विश्व में महासागर भी। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक ओशन, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर, फिर प्रशांत महासागर। तो इस प्रकार, और उत्तरी सागर या आर्कटिक सागर। तो ये जो है महादेश और महासागर का स्ट्रक्चर है पूरे अर्थ पर। सबसे पहले अगर हम इन चीजों को देखें, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, तो कई बार पूछा गया है कि उत्तरी और दक्षिण अमेरिका की सीमा को निर्धारित करने वाली नहर का नाम क्या है, या पनामा नहर किसकी सीमा को निर्धारित करता है। तो पनामा नहर जो सीमा को निर्धारित करता है उत्तरी और दक्षिण अमेरिका। पनामा नहर के उत्तर में उत्तरी अमेरिका और पनामा नहर के दक्षिण में दक्षिणी अमेरिका। फिर हम देखते हैं स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर, अच्छा ये लाल सागर काला सागर क्या है, प्लैंटीन उपलब्ध, उसमें जो प्लैंटीन है, जो शैवाल है, उसके रंग के आधार पर ये लाल सागर काला सागर नाम दिया गया है। तो ये है हमारा स्वेज नहर जो सीमा निर्धारित करती है लाल सागर और भूमध्य सागर। और ऐसा कहा जाए कि ये अफ्रीका और यूरोप के बीच का सीमा निर्धारण है। फिर हम लोग देखते हैं एशिया और यूरोप। वैसे तो ये पूरा जो है हमें एक भूखंड के रूप में दिखता है, यूरोप और एशिया कोई दो भूखंड नहीं है, ये एक संपूर्ण जो है यूरेशिया है, यूरेशिया। तो जो ये भूखंड है ये पूरा यूरेशिया, यूरोप और एशिया दोनों मिलकर बना हुआ है। तो जो यूरोप और एशिया है उसकी एक सीमा निर्धारित की गई है इसके फिजिकल बाउंड्री के आधार पर। तो फिजिकल बाउंड्री क्या है हमारे पास, तो फिजिकल बाउंड्री है यहां पर एक पर्वत है, उसका नाम है यूराल पर्वत, और यूराल नदी भी है, ठीक है। उसके बाद कई सारे फिजिकल बाउंड्री है। इन्हीं फिजिकल बाउंड्री को लेकर के हमने यूरोप को यूराल माउंटेन के पश्चिम की तरफ जो भी भूखंड है, जितने भी महाद्वीप के भाग हैं, वो सब यूरोपीय देश कहलाएंगे या यूरोपीय महाद्वीप के देश कहलाएंगे, जबकि पूर्व की तरफ जितने भी कंट्रीज हैं वो एशिया के देश कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको थोड़ा डाउट होगा कि सर रूस को, यूएसएसआर को कहां रखेंगे, रशिया को कहां रखेंगे, या CIS, ये सब अलग अलग नाम है। जब देश टूटा, रशिया टूटा, तो उसके नाम भी कई बार उसके साथ हम लोग देखते हैं CIS, USSR। तो जो रशिया है उसका कुछ पार्ट, या ऐसे कहें कि यूरोपियन पार्ट और राजधानी वाला पार्ट यूरोप में है, और बाकी जो है एशिया में है, खास करके साइबेरिया जो कि दुनिया का सबसे ठंडा वाला पार्ट है, और जो पर्टिकुलर जगह का नाम है वर्खोयांस्क, ये साइबेरिया में पड़ता है और ये दुनिया का सबसे ठंडा प्लेस है। तो यूरोप और एशिया, यूरेशिया के बीच यूराल माउंटेन जो है सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद जो हमारा इंग्लैंड या यूके बोलते हैं जिसको, यूके और यूरोप, यूके भी यूरोप का पार्ट है, लेकिन यूरोप जो है यूके को इंग्लिश चैनल से अलग करती है। इंग्लिश चैनल जो लगभग 22 किलोमीटर लंबी, 22 किलोमीटर, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच ये चैनल है, और इसको हम इंग्लिश चैनल के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन भी बनता है कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन सा चैनल है, तो जो आंसर है वो है इंग्लिश चैनल। फिर देखते हैं हमें कुछ डेवलप्ड नेशंस के नाम आते हैं जिसका कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही बेहतर है।
वैसे तो अभी हम सिंगापुर को देखते हैं, सिंगापुर का भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो नंबर 1 है, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सिंगापुर भले ही नंबर 1 हो, लेकिन जो इस एरिया है यूरोप का, जो वो कंट्रीज है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बेहतर है, वो है नॉर्डिक नेशंस। नॉर्डिक नेशंस में कौन आते हैं? नॉर्डिक नेशन। तो नॉर्डिक नेशन में कौन कौन से देश कंट्रीज आते हैं? स्वीडन है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है। ये वो कंट्रीज है जिनकी की एसडीआई इंडेक्स जो है बहुत बेहतर है। पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़िया, सेक्स रेशियो बहुत ऑप्टिमम, पर पॉवर्टी रेट वेरी बिलो, एजुकेशन लिटरेसी बहुत बेहतर है, कंडीशंस आप हेल्थ और हाइजीन कंडीशंस बहुत बहुत बेहतर है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल अगर देखें तो 60-70 हजार डॉक्टर पे 60-70 हजार पर्सन पे एक डॉक्टर है, और उनके यहाँ डॉक्टर की कमी नहीं है, ना मेडिकल फैसिलिटीज की कमी नहीं है। आपके घर से उठाएंगे, वो हॉस्पिटल ले जाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, इलाज करके वापस आपके घर को छोड़ेंगे। तो ये सारी सुविधाओं का फर्क है इन नॉर्डिक नेशंस और एशियाई नेशंस या अफ्रीकी नेशंस में। डिफरेंस है रिसोर्स का, रिसोर्स और पॉपुलेशन साइज का। तो रिसोर्स और पॉपुलेशन साइज की तुलना की वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है नॉर्डिक नेशंस का बढ़िया है। उसके बाद हम लोग आते हैं एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में जो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का मतलब ही हो गया कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन देशों की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, इन सारी कंट्रीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर पॉपुलेशन जो है डेंसिटी बहुत डेंस है, बहुत डेंस। तो ये जो पॉपुलेशन डेंस वाला एरिया है, यहां पर कैपिटा इनकम बहुत खराब है, लिटरेसी बहुत पुअर है। इन सारी चीजों की वजह से एशिया का जो है एचडीआई, पर्टिकुलरली जो इस एरिया का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इतना बेहतर नहीं है। अगर जापान को देख लें, जापान को छोड़ दें, तो यहां का जो कंडीशन है वो इतना बेहतर नहीं है, इसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो पूरी एशिया में अगर डेवलप्ड नेशंस की बात करें तो एक जापान को छोड़कर सभी कंट्री जो है डेवलपिंग है। जापान और सिंगापुर अगर इसको छोड़ दें तो डेवलपिंग कंट्रीज है। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गई, इंग्लैंड हो गया, ये डेवलप्ड नेशन है। उसके बाद कनाडा हो गया और यूएसए हो गया, ये डेवलप्ड नेशन है। इसके अलावा सभी डेवलपिंग नेशंस है। फिर आते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट की तरफ। इस एरिया को पर्टिकुलरली इस एरिया को जहां पर कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, ये सारे कंट्रीज हैं, ये मिडिल ईस्ट का पार्ट है और ये तेल उत्पादक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट की। उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महादेश, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश दुनिया का सबसे छोटा महादेश, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महादेश। तो ऑस्ट्रेलिया के ठीक साउथ में अगर देखें, एशिया के ठीक साउथ में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया के ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड है। और जो न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी हो गया। इस प्रकार न्यूजीलैंड या फिजी, ये सारे कंट्रीज, न्यूजीलैंड, फिजी, ये सारे कंट्रीज जो है कौन से महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर। और चूंकि अर्थ जो है गोल है, इसको प्रशांत महासागर हम यहां भी लिख सकते हैं। शांत महासागर, ये हो गया
अटलांटिक महासागर। इस प्रकार ये 7 महाद्वीप, महासागर और कई सारे छोटे आइलैंड, जिसमें कि हम कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं इसको। ये कौन से आइलैंड हो गया? कैरेबियन आइलैंड। कैरेबियन आइलैंड जिसमें हम साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच के कंट्रीज को, छोटे छोटे आइलैंड है, क्यूबा है, सुरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ठीक है, बहुत सारे छोटे कंट्रीज हैं जिसको कैरेबियन आइलैंड बोलते हैं। वेस्ट इंडीज का नाम सुना होगा आपने, क्रिकेट खेलने वाले कंट्रीज वेस्ट इंडीज। तो वास्तव में वेस्ट इंडीज नाम का कोई कंट्री नहीं है, ये कई देशों से मिलकर बना हुआ एक कंट्री हो गया और वो एक टीम को फॉर्म कर लिया, जिसमें कई सारे कंट्रीज हैं, कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, उन्होंने मिलकर एक टीम को फॉर्म किया और वो क्रिकेट खेलती है, जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज नाम का वैसा कोई कंट्री दुनिया में नहीं है। तो ये हो गया कैरेबियन आइलैंड, और ये हो गया अंड महासागर, ये हो गया नया दुनिया या नई दुनिया। और इस प्रकार से अगर हम अब थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें तो यूरोप के पर्वत रेंज का क्या नाम है? यूरोप में अगर पूछा जाए, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2008 बीपीएससी में, कि यूरोप में कौन सा पर्वत है न्यू, तो हम लोगों ने नाम सुना है आल्प्स पर्वत का या स्विट्जरलैंड का, जो कि सीमा बनाती है इटली के बीच में, फ्रांस के बीच में, ऑस्ट्रिया के बीच में। ये यूरोप का ही पार्ट है और ये यूरोप का एक नया नवनिर्मित पर्वत है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी 2008 में। इसके बाद ये पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ी द्वीप कौन सी है? हम लोगों ने अभी 66 बीपीएससी में देखा था कि ग्रीनलैंड के बारे में पूछा गया था, तो ग्रीनलैंड जो है इसका आंसर है। और इसी ग्रीनलैंड को लेकर के फिर से एक क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रीनलैंड का प्रशासन कौन से महाद्वीप के अधीन है या किस देश के पास है, प्रशासन के बारे में पूछा गया। तो ग्रीनलैंड तो वास्तव में उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में आता है, लेकिन इसका प्रशासन किसके हाथ में है? डेनमार्क के क्षेत्र में। तो डेनमार्क ऑप्शन ना दे करके आपको जो ऑप्शन दिया गया वो यूरोप दिया गया, तो आंसर तो यूरोप है। तो यूरोप का जो डेनमार्क कंट्री है वो इसके प्रशासन को देखता है। और इसी प्रकार की जो है कई तरह के सवाल आपको मिलेंगे, जैसा कि प्रश्न पूछा गया था ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है बीपीएससी 2020 में, तो 67वां बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही प्रश्न और पूछा गया है कि जापान का कौन सा आइलैंड जो है सबसे बड़ा है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि होक्काइडो है, होन्शु है, क्यूशु है, शिकोकू है। तो जो जापान का आइलैंड है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ऐसे ही और भी कई सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी आज हम लोगों ने देखा ये एक मोटी मोटी जानकारी है। तो वर्ल्ड मानचित्र, विश्व मानचित्र के बारे में जो मोटी जानकारी है अभी हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो है हम लोग पूरा महाद्वीप के डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अगर नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे और इसके डिटेल्स को देखेंगे, फिर हम लोग साउथ अमेरिका और इसके डिटेल्स को देखेंगे, और इसी प्रकार हम सारे महाद्वीपों को हम लोग एक तरफ से देखेंगे। और इस बीच हम उन प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे वो कोई भी एग्जाम है। क्योंकि जीके का कोई एग्जाम, कोई जीके का कोई लिमिट नहीं होता है कि आपसे बीपीएससी में पूछा गया है तो एसएससी में नहीं पूछा जाएगा या फिर आरआरबी में नहीं पूछा जाएगा। कोई लिमिट नहीं है और कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जीके है और आपसे जनरल स्टडी और जीके के क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसकी तैयारी के लिए आप जो है हर तरह के मैप्स या हर तरह के प्रश्नों को हम लोग एक बार जरूर देखेंगे।
तो उन सभी व्यूअर्स का धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा और आपने शेयर किया। आप एक व्यूअर बने, हमारे लिए आपने कमेंट किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।